बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने शनिवार को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो जो कह रहे हैं, उनके दिमाग में जो चल रहा है वही कह रहे हैं, लेकिन सत्य को हराना नामुमकिन है। इस देश में संतों को हराना मुश्किल है। बीजेपी नेता ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि देश झूठ को पहचान चुका है। ये लोग देश नहीं चला सकते, सिर्फ अपना परिवार चलाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात एक कार्यक्रम के दौरान कही थी। हरियाणा में एआईएमआईएम में चुनाव नहीं लड़ा, फिर बीजेपी कैसे जीत गई? अगर मोदी को हराना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब उनकी पार्टी ही नहीं थी तो वो कैसे जीत गए, वरना बी टीम ही कहते रहेंगे। लेकिन वे वहां हार गए। जो हारे हैं वे समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्यों और किस वजह से हारे हैं। वहीं बीजेपी नेता रवि किशन ने कहा कि हरियाणा के बाद अब इसका अगला परिणाम झारखंड और महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। देश झूठ को पहचान चुका है। ये लोग देश नहीं चला सकते, ये सिर्फ अपना परिवार चलाएंगे। ये लोगों ने 65 साल देखा है और आगे भी देखेंगे। सपा के और कांग्रेस के सांसदों को ढूंढा जा रहा है कि कहां हैं, जहां जहां जीते थे, और उनका कोई पता नहीं। वहां की जनता त्राहिमाम कर रही है। ये बात हरियाणा को पता चल गई। वहां की जनता जानती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए एक साजिश थी। जनता एक मुश्त होके, सारे हिंदू एक मुश्त होकर जात को हटा के अब भारत जागा है। अब सब लोग जाति में नहीं, अब हिंदू बनकर वोट कर रहे हैं। सनातनी विचारधारा के साथ राष्ट्र सर्वोपरि को दिमाग में रख के वोट किया जा रहा है। अब उसका अगला चुनाव और अगला रिजल्ट अब महाराष्ट्र में दिखेगा। हमको जो गाली देते थे लोग कि आपके खड़ा रहने से सब बीजेपी का फायदा हो रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, हम तो थे ही नहीं वहां पर, तो कैसे जीत गई बीजेपी? क्या क्या अनाप शनाप बोलते थे हमारे बारे में, ये टीम वो टीम। अब जब वहां पर बीजेपी जीत गई, जिम्मेदार कौन है इसका? और दूसरी अहम बात यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था, मगर लगता यह है कि उनके इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से उसका फायदा बीजेपी को हो गया। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी को अगर आप जरा सा भी मौका देंगे इलेक्टोरल बैटल में तो बीजेपी उसका फायदा उठा लेती है। और आखिरी बात यह है कि 2024 के चुनाव के बाद भी और पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि जो लोग इसको कह रहे हैं कि ये बड़ी नफरत पे कामयाबी हो गई, मैं उस वक्त भी कहा था कि वो बात नहीं है। तो बीजेपी की ये कामयाबी को अब जो हो रही है अभी, इसके जिम्मेदार कौन है? जहां एक तरफ पूरे देश में विजयदशमी के मौके पर रावण का पुतला फूका, तो वहीं मथुरा में सारस्वत समाज के लोग रावण के पुतले दहन का विरोध करते हैं, क्योंकि लंकापति रावण प्रचंड विद्वान और वेदों का ज्ञाता था। भगवान शिव की आराधना करता था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी रावण की ज्ञान को देखकर कहा था कि इस संसार में रावण के बराबर कोई विद्वान इस धरती पर नहीं होगा। हिंदू संस्कृति के अनुसार मरे हुए व्यक्ति का एक बार ही पुतला जलाया जाता है, न कि बार बार। लेकिन हर साल विजयदशमी के पर्व पर रावण का पुतला दहन किया जाता है। हम लोग इसी तरह रावण के पुतले का विरोध करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज पूरे देश में विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो कान्हा की नगरी मथुरा में भी जगह जगह पुतला दहन किए जा रहे हैं और यह पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं यमुना किनारे तट पर, जहां आज भगवान राम का कीर्तन चल रहा है, तो वहीं रावण की पूजा अर्चना की जा रही है। सारस्वत समाज के द्वारा भगवान रावण का यहाँ मंदिर, भव्य मंदिर बनाया गया है, जिसमें सुबह से ही अखंड कीर्तन पाठ चल रहा है। क्योंकि सारस्वत समाज का मानना है कि जो रावण थे वो बहुत विद्वान थे और उन ऐसे विद्वान महान का पुतला दहन नहीं करना चाहिए। इस पुतला दहन को लेकर के वो पिछले लगातार कई वर्षों से यहाँ पूजा अर्चना कर चले आते हैं और इसका विरोध भी कर रहे हैं। उनका मानना है कि रावण एक ज्ञानी थे, ज्ञानी ही नहीं वो एक विद्वान थे और भगवान कृष्ण के बहुत ही उपासक थे। लगातार वो भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करते थे और इनका मानना है कि
रावण यहाँ मथुरा में भी आया करते थे। उनका मथुरा से गहरा नाता है और पिछली वर्ष उन्होंने इसमें यहाँ मंदिर बनाया, जो कि भव्य मंदिर इन्होंने रावण का बनाया और यहाँ प्रतिदिन रावण की पूजा अर्चना की जाती है और सुबह से ही लगातार अखंड कीर्तन रावण का चल रहा है, जहाँ पर सारस्वत समाज के लोगों ने आज भगवान रावण की पूजा अर्चना की है और उनकी आरती उतारी है। मेरे साथ में हैं सारस्वत समाज से ये एडवोकेट जी, जो कि इनका मानना है कि यहाँ पर जो पूजा अर्चना की जाती है वो हम पूरा समाज और भगवान रावण की पूजा अर्चना करते हैं। क्या मानते हैं इसको लेकर के, आइए इनसे बात करते हैं। जी आप पहले अपना नाम करके दें। ओमवीर सारस्वत एडवोकेट। ओमवीर सारस्वत जी, जिस तरीके से पूरे देश में आज दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है और पुतला दहन किया जा रहा है, जब लगातार आप इसका विरोध कर रहे हैं और कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी का दहन नहीं करना चाहिए, बुराई अलग होती है, उसको अपने आप मारना चाहिए, क्या कहेंगे इसको लेकर? भगवान श्री राम ने महाराज रावण को अपना आचार्य बनाया था और लंका पर विजय प्राप्ति के लिए भगवान शिव की स्थापना कराई थी। भगवान राम ने रावण में बहुत अच्छाइयाँ देखी थी, उन जैसा विद्वान व्यक्ति संसार में कोई नहीं था। यहाँ पर सारस्वत जी इन्होंने बताया कि जो लोगों की बुराई है वो खत्म होनी चाहिए, मन की बुराई लोगों को त्यागनी चाहिए, मन की बुराई का दहन करना चाहिए, रावण का दहन नहीं। रावण एक ज्ञानी और महान पुरुष थे जिनका कि मथुरा से काफ़ी नाद आ रहा था और उन्होंने बताया कि जिस तरीक़ा से यहाँ सुबह से कीर्तन और हवन यज्ञ हो रहे हैं वो लगातार जारी रहेंगे और सभी से अपील की है कि बुराई सच्चाई अच्छाई की जीत के साथ साथ ही रावण के पुतले का दहन ना करके अपने मन की बुराई का दहन करना चाहिए। मैं प्राइम टीवी के लिए धनीराम खंडेलवाल, मथुरा से। तो वहीं अलीगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां रेलवे स्टेशन की समस्याओं को लेकर हंगामा किया गया है। कई समस्याओं को लेकर भाजपाइयों ने हंगामा किया। पार्किंग में यात्रियों के परिजनों से अवैध वसूली का आरोप लगाया गया है, तो वहीं बंद पड़ी रेलवे स्टेशन की लिफ्ट चालू कराने की मांग की गई। भाजपा नेता संजू बजाज के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। बता दें ये अपडेट, जहां बंद पड़ी रेलवे स्टेशन की लिफ्ट को चालू कराने की मांग की गई। ये पूरा प्रदर्शन भाजपा नेता संजू बजाज के नेतृत्व में किया गया। ये अपडेट आपको बता दें, जहां रेलवे स्टेशन की समस्याओं को लेकर भाजपा के निर्देशन में हंगामा किया गया। कई समस्याओं को लेकर भाजपाइयों ने हंगामा किया रेलवे स्टेशन को लेकर। तो वही उनकी मांग है कि जो पार्किंग में यात्रियों के परिजनों से अवैध वसूली की जाती है उन पर रोक लगे, साथ ही जो बंद पड़ी रेलवे स्टेशन की लिफ्ट है वो भी चालू की जाए। वसूली चल रही थी। मैं स्टेशन सलाहकार समिति के सदस्य के नाते यहाँ पर अधिकारियों से मिलकर वार्ता की है और ऐसी अवैध वसूली को बंद कराने की मांग की है। अभी पार्किंग जो देख रहे हैं उनको भी बुला लिया गया और उनको बोला गया है कि आधा घंटे तक 30 मिनट तक यदि कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी प्रकार का वाहन लेकर आता है तो उससे अवैध वसूली नहीं। एक पार्किंग के द्वारा जबकि कोई व्यक्ति अपने किसी रिश्तेदार को पिक एंड ड्रॉप करने आता है, अवैध वसूली की जा रही है। उससे आधे घंटे का टाइम दिया गया है, आधे घंटे तक कोई अवैध वसूली नहीं होगी। उसके अलावा जो छोटी छोटी दिक्कतें थी, आरओ वाटर बंद पड़ा हुआ है, उन सारे विषयों पर अधिकारियों से बात हुई है और अधिकारी ने हमारी बात को माना है कि आपकी बात सही है और जो जो अनियमितताएं यहाँ पर है उनको सही कराया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया गया है। अगर अधिकारी वसूली चल रही थी, मैं स्टेशन सलाहकार समिति के सदस्य के नाते। तो वहीं लखनऊ से एक बड़ी अपडेट आ रही है। बता दें कि 17 वर्षीय आफताब हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने बताया कि गांव के ही दो लोगों ने मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या की थी। फासिल और आफाक पुलिस की हिरासत में है। बता दें कि पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में ले लिया। आज 2 बजे एडीसीपी उत्तरी कार्यालय पर इसके लिए प्रेस वार्ता भी की गई। बता दें कि ये अपडेट, जहां आज 2 बजे एडीसीपी उत्तरी कार्यालय पर प्रेस वार्ता की गई। बताया जा रहा है कि 17 वर्षीय आफताब हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया और उसकी हत्या गांव के ही 2 लोगों ने मिलकर की थी।
बता दें फाजिल और आफाक पुलिस की हिरासत में है, जिन दो लोगों ने मिलकर आफ्ताब की हत्या की थी। ये अपडेट लखनऊ से आ रही है। सर फाजिल और आफाक जो है, आफाक का इसमें क्या रोल रहा है? क्योंकि दोनों लोग साथ में मिलकर के घटना की, फिर बॉडी वहां तक ले गए, कैसे पूरी चिन्हित किए, कैसे रेकी करते वहां तक पहुंचे हैं पुलिस से बचाते हुए? नहीं, अब ये तो विवेचना का विषय है। जो उनका रूट है, रूट भी हम उसको क्लियर कर लेंगे। रूट जिस हिसाब से ले गए हैं वो भी क्लियर ही हो जाएगा और ये विवेचना से इस गाड़ी में। सर सीडीआरआई के पास जो सामान छुपाया गया था, वो सामान क्या किसी कूड़े में था या गड्ढा अगर खोदा गया था, तो किस तरीके से वहां से बरामदगी की गई है? क्या सर इसमें जो लड़की के लड़की का जो जिक्र आ रहा है, क्या लड़की ने इस मामले में किसी तरह का कोई बयान दिया है कि कैसे पूरी साजिश रची गई है? अभी तो ये विवेचना का विषय है, विवेचना करने चीजें आएंगी तो उनके गिरफ्तारी में भी उनको उल्लेखित किया जाएगा। अच्छा सर, ये कार्यक्रम को वैसे ये सलमान के नाम से है, उसके मामा का लड़का है। अच्छा सर, ये जिस दिन घटना हुई थी उस दिन और किसी ने भी इनको नहीं देखा था ले जाते हुए या कुछ? एक्चुअली पूरे परिवार के सदस्य उसमें देवा गए हुए थे। हाँ, घर इनका खाली था, इसलिए मतलब ये चीज़ें वहाँ पर घर खाली था, सारा इनके द्वारा घटना कार्य। मड़ियाव गांव में आफ्ताब की हत्या कर उसके शव को थाना से लगभग 3 किलोमीटर दूर घैला पुल ले जाते हैं और पुल के पास झाड़ियों में उसके शव को ठिकाने लगाते हैं। लेकिन उसके बाद शव की 4 दिनों बाद बरामदगी होती है, लेकिन जब आरोपी गिरफ्तार होते हैं तो इस मामले में कुछ और ही खुलासे होते हैं। फिलहाल पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हुए, क्योंकि सवाल खड़ा होना इसलिए लाजमी हुआ क्योंकि थाना होते हुए लगभग 3 किलोमीटर तक शव को लेकर आरोपी टहलते रहे और पुलिस को इस मामले में भनक तक नहीं लगी। जब शव बरामद हुआ तब वो वैगनार गाड़ी भी बरामद हुई, जिस पे एडवोकेट का लोगो लगा करके ये हत्यारोपी बड़ी आसानी से शव को ठिकाने लगाने में कामयाब रहे। शव को 3 किलोमीटर दूर और उसके कपड़ों को थाने से 2 किलोमीटर दूर ठिकाने लगाया, लेकिन जब बरामदगी हुई तो कई सवाल भी खड़े हुए और इस मामले को लेकर के परिजनों ने थाने का घेराव भी किया। फिलहाल पुलिस ने खुलासा करते हुए आज 2 लोगों को जेल भेज दिया, लेकिन इस घटना के पीछे जो बात सामने आई है वो ये बताया गया कि जो आरोपी है, आरोपी की जो जिससे शादी होने वाली थी उससे आफ्ताब के शारीरिक संबंध भी थे, जिसके कारण इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर देर रात को जो पेट्रोलिंग की बात की जाती है तो उस पेट्रोलिंग पर भी सवाल खड़ा हुआ कि आखिर पुलिस को चकमा देकर ये इतनी दूर शव लेकर गया तो गया कैसे। हमारे सहयोगी सतीश के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ